बहुत कमाल की विचारधारा भी तुम लोगों की। तो तुम लोगों को लगता है कि ये जो सरकारी कर्मचारी जो कोरोना में भी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर उतरकर काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह, उनकी कमाई तो हराम की है, और जो अडानी सिर्फ 8 साल में कई सौ गुना अपनी संपत्ति बढ़ाकर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन गया, उसकी सारी कमाई मेहनत और खून पसीने की है। नमस्कार भाई साहब, हमारी पार्टी की सदस्यता देने के लिए आए हैं आपको। हम चाहते हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे संगठन से जुड़े। बिल्कुल लेंगे भाई, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में एक गलत आदत होती है। वो क्या भाई साहब? सवाल पूछने की। इसमें क्या गलत बात है? ये तो अच्छी बात है। आप हमसे पूछो, आपको जो भी सवाल पूछना है। धन्यवाद। चलो अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में थोड़ा बता दो, ताकि जिस पार्टी को मैं ज्वाइन करूं उसके बारे में थोड़ा समझ सकूं। अपनी तरफ से जितना मैंने समझने की कोशिश की है, उसके बाद तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है। कन्फ्यूज़न कैसी भाई साहब? मैं मतलब नहीं समझा। यार मेरा मतलब है, जैसे गांधी जी को ही ले लो। तुम्हारा जो सबसे बड़ा नेता है वो तो अपने भाषणों में गांधी गांधी करता रहता है, दुनिया में जाकर खुद को गांधी का सबसे बड़ा भक्त बताता है, और तुम लोग गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हो। बताओ तुम लोगों की असली विचारधारा कौन सी है, गांधीवादी या गोडसेवादी? तुम लोग तो कहते रहते हो कि कांग्रेस तो अंग्रेजों की कठपुतली थी, इसलिए अंग्रेजों ने जाते हुए कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। फिर तुम ही लोग कहते हो कि उसी कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो पूजनीय नेता थे। उसी सरकार में, उसी कांग्रेस के अंदर उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने वाले सरदार पटेल बहुत महान नेता थे। है ना कंफ्यूजन? यही क्लियर करो ना। एक तरफ तुम लोग सुभाष चंद्र बोस को सबसे बढ़िया नेता बताते हो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और तुम ही लोग उस सावरकर को भी सही मानते हो जो सुभाष चंद्र बोस से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने का काम कर रहा था। सावरकर देश के युवाओं से उस वक्त आह्वान कर रहा था कि कांग्रेस या सुभाष चंद्र बोस का नहीं, बल्कि अंग्रेजों का साथ दो, अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाओ। एक तरफ तुम लोग मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को गालियां देते हो, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाने वाली सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा को महान बताते हो। पता है, जब कांग्रेस और पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन में कूद चुका था, तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत और बंगाल में सरकार बना रहे थे। 1941 में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन से बंगाल में सरकार बनी। उसका प्रधानमंत्री पता है कौन था? फजलुल हक, और वित्त मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये वही फजलुल हक था जिसने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में भारत के बंटवारे का प्रस्ताव पेश किया था। उसको प्रधानमंत्री बना रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दें, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाएं। तुम लोगों के पूर्वज उनकी सरकार में मंत्री बनने वालों का आज तक भी समर्थन करो। तुम लोग टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत दें। तुम लोगों के पूर्वज भारत के विभाजन की साजिश करने वालों का समर्थन करो। तुम लोग, और फिर तुम ही लोग आरोप लगा दो कि देश का बंटवारा तो गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने किया था। एक तरफ तो तुम लोग देश के बंटवारे का समर्थन करते आए हो, और दूसरी तरफ तुम ही लोग बंटवारे पर हर साल रुदाली करने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हो। एक तरफ तुम लोग कहते हो कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो तो नकली आज़ादी थी, और दूसरी तरफ तुम ही लोग उसी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो। एक तरफ तुम लोग राजपथ का नाम बदल कर कहते हो कि हम गुलामी की निशानियों को मिटा रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम ही लोग ब्रिटेन की महारानी के निधन पर आजाद भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हो। एक तरफ तुम लोग कहते हो कि हिंदू और मुसलमान तो अलग अलग हैं,
ये लोग एक साथ नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ तुम्हारी पार्टी की जननी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो भाई भाई हैं, इतने पक्के भाई हैं कि इनका तो डीएनए ही एक है। एक तरफ तुम लोग अपने ही देश में मुसलमानों से सारे संबंध तोड़ने की बात करते हो, उनका बॉयकॉट करने की मुहिम चलाते हो, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे नेता अरब और दूसरे देशों में जाकर मुसलमान नेताओं से ऐसे गले मिलते हैं मानो बरसों के बिछड़े हुए भाई मिल गए हों। एक तरफ तुम लोग मुसलमान दुकानदार, कारीगर, रेहड़ी, फूड डिलीवरी वाले, मजदूर, गरीब मुसलमानों का बहिष्कार करते हो, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी यूपी में मुस्लिम कारोबारी का लुलु मॉल खुलवा देते हैं। मनोहर लाल खट्टर तुम्हारे मुख्यमंत्री दुबई जाकर उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारे यहाँ भी आओ, अपना लुल्लू खोल दो। एक तरफ तुम लोग मुसलमानों को देश से निकालकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, वहीं दूसरी तरफ तुम ही लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक के मुसलमानों को मिलाकर इसे अखंड भारत बनाने की बात करते हो। कंफ्यूजन है भाई, समझाओ। एक तरफ सैनिकों के नाम पर तुम लोग वोट मांगते हो, दूसरी तरफ उन्हीं सैनिकों की पक्की नौकरी को खत्म कर देते हो, उसे 4 साल की ठेकेदारी में बदल देते हो। यानी अब देश के सैनिकों को दुश्मन की गोली अपनी छाती पर खाने का अधिकार भी एडहॉक बेसिस पर मिलेगा। एक तरफ तुम्हारे नेता कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, और दूसरी तरफ थोड़े दिनों के बाद तुम लोग जयकारे लगाने लग जाते हो कि देखा हमारी नेता की ताकत, डर के मारे चीन हमारी सीमा से पीछे हट गया। तुम ही लोग कहते हो ना कि विदेश में हमारे नेता का डंका बज रहा है, विदेशी तो उनके मुरीद हो गए हैं। और जब कोई विदेशी एजेंसी बताती है कि भारत में भूखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लोकतंत्र का, प्रेस फ्रीडम का, हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो गिरता जा रहा है, तो तुम लोग कहते हो कि विदेशी तो हमारे नेता के खिलाफ हैं, वो तो हमारे नेता के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक तरफ तुम लोग गाय को माता बोलते हो ना, लेकिन जब उसी माता के ऊपर लंपी बीमारी का संकट आता है तो तुम उस गाय माता को मरता छोड़कर विदेश से आए चीतों को बाप मानने लग जाते हो। एक तरफ तुम लोग यूपी, हरियाणा और कई राज्यों में गो हत्या और बीफ के ऊपर बैन लगाते हो, और दूसरी तरफ केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कहते हो कि हमें वोट दोगे तो हम बढ़िया और सस्ता बीफ तुम लोगों को मुहैया करवाएंगे। यानी कुछ राज्यों में गायें मम्मी हैं और कुछ राज्यों में गायें यम्मी हैं। कौन सी विचारधारा है, कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं? थोड़ा स्पष्ट करके मुझे बता दो, मैं तुम्हारी पार्टी का सदस्य बनने के लिए तैयार हूं।